हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं वीरक्षा त्रिवेदी विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम समझने जा रहे हैं कि रीट के प्रकार किसके खिलाफ दायर हो सकती है, किसके द्वारा दायर हो सकती है। बहुत ही आसान सी ट्रिक और डायग्राम के माध्यम से आज मैं आपको ये पूरा अच्छे से टॉपिक समझा दूंगी। तो इसमें हम सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, फिर कौन से अनुच्छेद के तहत रीट दायर होती है वो लिखेंगे, और इसमें एक अच्छा सा पार्ट आप डायोग्राम का बना सकते हो। आपको जो मनपसंद आकृतियाँ है ऐसे, इधर इंग्लिश मीडियम में भी मैंने समझाने की कोशिश करी है। लास्ट में निष्कर्ष और ये पूरी जो आपको रीट के प्रकार समझा रही हूँ उसको समझने की आसान सी ट्रिक मैंने लिखी है, वो लास्ट में समझाऊंगी बहुत ही अच्छे से। तो हम सबसे पहले प्रश्न देखते हैं कि क्या आ सकता है। तो रीट क्या है, रीट कौन दायर कर सकता है और कैसे दायर की जा सकती है, एवं किसके खिलाफ जारी नहीं कर सकते, और रीट के विभिन्न प्रकार समझाओ। तो इसमें हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं प्रस्तावना। तो आप ऐसे लिखोगे, कोई भी क्वेश्चन की शुरुआत करोगे तो उसका परिचय लिखोगे शॉर्ट में। तो इधर मैंने लिखा है, कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया हो वो रीट याचिका दायर कर सकता है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि राज्य के विरुद्ध अपने अधिकारों की रक्षा चाहने वाला हर कोई व्यक्ति रीट दायर कर सकता है। तो अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि रीट कहाँ दायर होती है। तो रीट हर दम उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत एवं सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत दायर होती है। तो ये हरदम दिमाग में याद रखना है कि कोई सेशन में, अपर सेशन में, जिला न्यायाधीश में कभी भी रीट याचिका दायर नहीं होती है। ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि किन किन के खिलाफ रीट जारी नहीं हो सकती। तो ये जो 6 पॉइंट है वो आप हरदम ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, निजी इकाई प्राइवेट व्यक्तियों को कभी भी रीट जारी नहीं हो सकती। यानी भी किसी भी पर्सनल कोई कंपनी हो, प्रोप्राइटरशिप हो, तो उनके मालिक को या किसी भी प्राइवेट व्यक्ति जो होते हैं उनके खिलाफ आप रीट दायर नहीं कर सकते। दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद एवं विधानमंडलों को भी जारी नहीं किया जा सकता। तीसरा है, गैर संवैधानिक विभागों के विरुद्ध जारी नहीं कर सकते। चौथा है, अधीनस्थ कर्मचारी जो अपने उच्च अधिकारियों के आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध है, यानी कि उनको वो आदेश की पालना करनी ही करनी है, उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आप कभी भी रीट दायर नहीं कर सकते। पांचवा पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति की हिरासत अदालत के आदेश से हुई है और उसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं हो, तब बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट आप जारी नहीं करवा सकते। और छठा टॉपिक है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करने का अधिकार निलंबित किया जा सकता है। तो ये 6 टॉपिक आप याद रख लो, स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है। अब हम आगे चार्ट के माध्यम से एकदम आसान तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो सेंटर में मैंने लिखा है रीट के 5 प्रकार, 5 टाइप्स ऑफ रीट, आर्टिकल 32 एंड 226। 32 के नीचे मैंने लिखा है SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और 226 के नीचे लिखा है HC यानी कि हाई कोर्ट। यानी कि ये 2 अदालतों को ही आदेश जारी करने की शक्ति मिली है। अब सबसे पहले सेंटर में मैंने लिखा है ऊपर ऊपर बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम हबीस कॉर्पस कहते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है, तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, बंदी और प्रत्यक्षीकरण यानी कि उसको न्यायालय के आगे प्रत्यक्ष करना है, सशरीर। तो बंदी बनाने वाली व्यक्ति को यह आदेश देती है सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय कि 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश किया जाए सशरीर। और ये कौन जारी कर सकता है, तो अदालत द्वारा पुलिस या राजकीय संस्था को यह आदेश जारी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके घर के किसी भी व्यक्ति को जैसे कि पुलिस स्टेशन वाले उठा के ले गए, न तो उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज करी है, न उन्होंने न्यायालय में पेश किया है, और आप अगर थाने जाके पूछताछ कर रहे हो तो आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन वाला वो जवाब नहीं दे रहे, तब आप बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का सहारा ले सकते हैं। अब हम दूसरी रीट देख रहे हैं, परमादेश। शब्द आप समझ गए होंगे, परम आदेश।
मैंडामस। तो जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, अच्छे से नहीं कर रहा है, तब परम आदेश जारी कराने की आप रिट दायर करवा सकते हो। तो कौन करवा सकता है? किसी न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ सरकारी अधिकारी को जारी होता है ये आदेश। ठीक है। अब हम तीसरी रिट देख रहे हैं, उत्प्रेषण रिट। ठीक है, यानी कि प्रमाणित करो। निचली अदालत या सरकारी अधिकारी अपने जो अधिकार उनको मिले हैं उसका उल्लंघन करके अगर कोई कार्य कर रहे हो तब ये आदेश जारी करवाया सकता है। ठीक है, तो कौन करवा सकता है? ऊपरी अदालत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या सरकारी विभाग को यह आदेश जारी होता है। अब चौथी रीट है आपकी अधिकार पृच्छा, यानी कि को वारंटो। तो जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त है जिस पर उसका कानूनी अधिकार है ही नहीं, यानी कि वो फर्जी तरीके से उस पद का फायदा उठा रहा है, यानी कि वो व्यक्ति अधिकृत नहीं होना चाहिए फिर भी उस पद पर कायम होकर बैठ गया है, तो उसे रोकने का आदेश जारी होता है। चौथी है आपकी अधिकार पृच्छा, यानी कि को वारंटो। जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो जिस पर उसका कानूनी अधिकार है ही नहीं, यानी कि वो व्यक्ति अधिकृत नहीं होना चाहिए फिर भी वो उस पद पर बैठा है, तो उसे रोकने का आदेश जारी करता है। कि मानो कि कोई संगठन है और उसमें दो व्यक्ति एक जैसे मत के साथ नियुक्त हो रहे हैं, तो पहले व्यक्ति को भी इतना ही फायदा मिलना चाहिए जितना दूसरे को मिलना चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति पहले के खिलाफ ये अधिकार पृच्छा की रिट जाहिर कर सकता है। तो ऊपरी अदालत द्वारा नीचे के विभागों पे जारी होती है। और पांचवी रिट है आपकी प्रतिषेध, यानी कि प्रोहिबिशन। जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके केस की सुनवाई कर रही हो, कोई मुकदमा ऐसा चला रखा हो जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, तो ये आदेश उसको जारी कराने के लिए होता है कि तेरी अधिकारिता क्या है। ठीक है, तो इसमें भी आप ये टॉपिक लिख लेना कि ऊपरी या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को आदेश जारी होता है कि अधिकारिता के तहत ही काम किया करो। अब एक मैंने ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी छोटा सा चार्ट बनाया है। तो सबसे ऊपर लिखा है काइंड्स ऑफ रिट, रिट के प्रकार। तो सबसे पहला हैबिस कॉर्पस, उसके नीचे लिखा है टू हैव बॉडी विद इन 24 आवर्स, यानी कि 24 आवर्स के अंदर सशरीर विद बॉडी आपको न्यायालय में पेश करना है। ठीक है, और दूसरी रीट है मैंडामस। तो उसमें नीचे लिखा है मैंने वी कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं। ऑन योर पब्लिक ड्यूटी, कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है उसके तहत आप काम करो। ठीक है, और ये जो रीट है वो ज़्यादातर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही जारी की जा सकती है। तीसरी रीट है क्वो वारंटो, यानी कि बाय व्हाट अथॉरिटी। शो प्रूफ ऑफ योर अपॉइंटमेंट, यानी कि किस अपॉइंटमेंट के तहत आप बैठे हो, आपका अपॉइंटमेंट लेटर बताओ। ठीक है, किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हो उसको आप प्रमाणित करो। चौथा है प्रोहिबिशन, यानी कि स्टॉप प्रोसीडिंग, प्रक्रिया तुरंत ही रोक दो। यानी कि जैसे कि पैसा कहाँ जा रहा है, सरकारी विभाग में आप पूछ सकते हो कि पब्लिक का पैसा कहाँ जा रहा है, और ये कब जारी होती है? निर्णय से पहले जारी होती है। ठीक है, और पांचवी रीट है आपकी सेर्सियरी, यानी कि ट्रांसफर प्रोसीडिंग रिकॉर्ड। और दूसरा टॉपिक इसमें लिखोगे चेक जजमेंट, यानी कि रिकॉर्ड जितने भी है ना वो आप ऊपरी अदालत में भेजो, तुरंत ही भेजो। और ये कब जारी होती है? तो निर्णय आने से पहले, यानी कि उच्च न्यायालय को कभी ऐसा लगता है कि निचली अदालत ढंग से काम नहीं कर रही है, तो निर्णय आने से पहले, आदेश आने से पहले, डिक्री आने से पहले वो पूरे रिकॉर्ड मंगवा के पुनरीक्षण कर सकती है। आपने रिवीजन रिव्यू उसमें देखा था। ठीक है, तो ये एक रिट का प्रकार ही है, परंतु ये सिर्फ उच्च न्यायालय द्वारा जारी होती है। ठीक है, तो इधर मैंने 2 एग्जाम्पल के जरिए आपको चार्ट बताया है। तो आपको जो भी डिज़ाइन समझ में आती है वो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। आपकी जो भी कॉपी है उसकी साइज़ के हिसाब से, कोई भी अक्षर आपका कटना नहीं चाहिए और एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं एक और टॉपिक लेके आने वाली हूँ कि एग्ज़ाम में चार्ट कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, अब हम कंक्लूज़न की ओर आगे बढ़ते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आप लिखोगे तो उसके लास्ट में निष्कर्ष कैसे लिखना है। तो इधर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा 6-7 लाइन का कंक्लूज़न लिखा है। तो इस सब्जेक्ट को लेके आप जो लिखना चाहोगे वो ऐसे लिख सकते हो कि उपरोक्त तमाम बाबतों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रिट याचिकाएं न्याय को बनाए रखने
और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक उपाय है। ये वर्ड आप जरूर लिखना, क्योंकि आपका संवैधानिक उपाय है ये, ठीक है। मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वहाँ आप रिट याचिकाएं दायर कर सकते हो। हालांकि इनका इस्तेमाल जिम्मेदारी और सावधानीपूर्ण किया जाना चाहिए, ठीक है। जब रिट याचिकाएं निरर्थक या महत्वहीन मामलों में दायर की जाती है, तब न्यायपालिका पर अत्यधिक बोझ पड़ता है। न्यायपालिका का समय व्यर्थ होता है तथा इन शक्तिशाली कानूनों का साधनों का महत्व कम हो जाता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रख के निष्कर्ष ऐसे लिख सकते हो। अब बहुत ही शानदार ट्रिक मैं बता रही हूँ जो आप जिंदगी में भी नहीं भूलोगे, कि रिट याचिका के प्रकार हम कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इधर देखो, मैंने 5 रिट लिख दी है इंग्लिश में। उसका पहला पहला अक्षर है HMPC और Q। इससे मैंने एक छोटा सा सेंटेंस बनाया है जो इजी लैंग्वेज में आप याद रख सकते हो। हाय मैम, प्लीज़ कॉल क्विकली। तो इससे देखो, हाय से हबिस्कॉपिस का हो गया, मैम से मैंडामस, प्लीज़ का पी है तो इधर प्रोहिबिशन का पी हो गया, और कॉल का सी है तो इधर आपका 4 नंबर हो गया सर्चियोरेरी, ठीक है। 5वां हो गया आपका क्विकली, तो 5 नंबर रीट है आपकी क्वो वारंटो। अब इसको आपको चलते उठते बैठते पांचों दिमाग में याद रखनी है, सिर्फ एक सेंटेंस के माध्यम से, ठीक है। तो विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल को ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए गाइज, ठीक है। और आपको कोई भी टॉपिक पर डाउट है तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल बनने की कोशिश करूँगी। हो सके तो वीडियो बनाऊंगी, और टाइम नहीं होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल विधिवाणी लॉ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है गाइज। तो और कोई भी सजेशन है जो मुझे मोटिवेट करे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।